राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और देश के सत्तारूढ़ जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उसके मुख्य जो दल है उसमें एनडीए जो है उस एनडीए ने कल रात को ही अपने अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। नमस्कार, मैं हूं नवीन चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है एग्जाम नगर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बारे में और देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के आधिपत्य वाली और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जो एनडीए जो बहुमत वाला जो दल है उसने अपना अधिकृत प्रत्याशी जिसे घोषित किया है द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में आज अपन बात करेंगे कि आखिर द्रौपदी मुर्मू कौन है जिन्हें एनडीए ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। देश में विशेष तौर पे दो संगठन काम करते हैं, एनडीए और यूपीए। एनडीए जिसका प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी है और यूपीए जिसका प्रमुख दल इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी देर रात यशवंत सिन्हा जो पहले आईएएस थे उन्हें अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि कुछ पार्टियां इसके साथ सम्मिलित नहीं हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल और अन्य। और भारतीय जनता पार्टी ने देर रात को ही अपनी उम्मीदवार को घोषित कर दिया है। तो हमारे सामने है द्रौपदी मुर्मू जिसे एनडीए ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। और द्रौपदी मुर्मू जो है ये आदिवासी महिला हैं और झारखंड की गवर्नर रही हैं। और अगर द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनती हैं तो ये देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में इनका जो है कार्यकाल जाना जाएगा। तो अपन सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानते हैं और द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानने से पहले हमें भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा सामान्य जागरूकता के लिए जान लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे सामने है द्रौपदी मुर्मू और भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनका एक फ़ोटो है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म जो है 20 जून 1958 को हुआ था और कल जब भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए ने जब कल इन्हें अपने राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया तो वो 20 जून का ही दिन था और द्रौपदी मुर्मू का कल जन्मदिन था और उनके जन्मदिन के दिन ही शाम को एनडीए ने इन्हें अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। देश में वर्तमान की स्थिति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए जो सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा जो बहुमत के दल वाली पार्टी का जो समूह है वो उसके पास सबसे ज़्यादा वोट हैं और उसके कारण एनडीए से जो भी प्रत्याशी अब खड़ा होना है निसंदेह ही वो भारत का राष्ट्रपति बनना है। तो द्रौपदी मुर्मू जो है उनका कल जन्मदिन था और जन्मदिन के रूप में उन्हें ये तोहफा एनडीए ने कल दिया है। आगे अपन बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के बारे में, उसकी अधिसूचना कब जारी हुई, चुनाव कब होंगे, इसके बारे में अपने को जानना जरूरी है। तो राष्ट्रपति का चुनाव 2022 ये हो रहा है और राष्ट्रपति के चुनाव की जो अधिसूचना है वो अधिसूचना 15 जून को जारी की गई और उसके बाद में इनके नामांकन की जो तारीख है वो 29 जून रखी गई है। यानी इन दोनों ही प्रमुख संगठनों ने अपने अपने दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को घोषित कर दिया है और ये दोनों ही अब 29 जून से पहले अपने अपने प्रत्याशी का नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 18 जुलाई को होना प्रस्तावित है। ये इलेक्शन कमीशन ने ये तारीखें जो हैं ये शेड्यूल एक जारी किया है और 21 जुलाई को देश को एक नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। अब अपन आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, हमें थोड़ा सा ये जान लेना जरूरी है। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा होती है, एक होती है विधान परिषद और एक होती है विधानसभा। एक होती है विधान परिषद और एक होती है विधानसभा। तो जो अपनी विधान परिषद होती है इसका राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी काम नहीं होता है। इसी के साथ जो प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा होती है या केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभा है जिसमें आम जनता के साथ सीधे चुनाव से जो चुन करके आते हैं, जो प्रतिनिधि आते हैं चुन करके, वो सदस्य जिस सदन में होते हैं यानी विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उनका जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वो अपना मत डालते हैं।
यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता अपना सीधा मतदान नहीं करती है। सामान्य चुनाव के अंदर आम जनता प्रत्याशी को अपना सीधा मतदान करती है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता ने जिन्हें चुन करके विधानसभा में भेजा है या जिन्हें चुन करके उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया है, वो राष्ट्रपति को अपना मत देते हैं। यानी हमने जिसे मत दिया था वो अब राष्ट्रपति को चुनने के लिए अपना मत देते हैं। इस तरीके से ऐसा समझा जाता है कि देश के प्रत्येक नागरिक ने जिन्हें चुना है या देश का प्रत्येक जो नागरिक है वो अप्रत्यक्ष रूप से ही उन्हें चुनता है। लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष रूप से एमएलए और एमपी जो होते हैं वो ही अपना वोट डालते हैं, आम जनता प्रत्यक्ष रूप से अपना वोट नहीं डालती है। आप सब जानते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको प्रत्येक प्रतिनिधि को उन्हें अपना अपना वोट देना पड़ता है, लेकिन उसमें वो अपनी प्राथमिकता तय करते हैं कि मेरा वोट जो है उसकी प्राथमिकता किसे होगी, यानी वो सबसे पहले उन्हें किसको रखना चाहता है। तो इसमें अगर अपन सरसरी तौर पर नज़र डालते हैं, इसके बाद विधानसभा के बाद जो हमारा पार्लियामेंट जो है, जो हमारी संसद है, उस संसद में अपने दो सदन हैं, एक अपना राज्यसभा है और दूसरा अपना लोकसभा है। तो राज्यसभा और लोकसभा जो है इन दोनों के जो सांसद होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते हैं। आप सब जानते हैं कि राज्यसभा के चुनाव में राज्यसभा की जो संगठनात्मक जो प्रणाली होती है उसके अंदर 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करने का काम करता है राज्यसभा में। और अगर एंग्लो इंडियंस को यानी कि अप्रवासी भारतीयों को अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को लोकसभा के अंदर भी नामित करता है, उन्हें मनोनीत करता है। तो ये जो लोग होते हैं 12 और ये दो मिला के कुल 14 जो लोग होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं। तो इनको छोड़कर अन्य जो सदस्य होते हैं वो सभी के सभी उसके अंदर क्या करते हैं, भाग लेते हैं, और ये लोग भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार हम सामान्य जागरूकता में एक बात समझते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे तौर पर भाग लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे राज्यसभा में आप देखेंगे तो 233 हैं, लोकसभा में हम देखेंगे तो 543 हैं, और राज्यों की विधानसभाओं में 4120 एमएलए हैं। और इस तरीके से राष्ट्रपति को जो लोग वोट देंगे उनकी संख्या 4896 होगी। यानी 4896 प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनने के लिए उसके चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। आगे अपन बात करते हैं कि किस तरीके से, एक बार थोड़ा ब्रीफ में हमने इसको और समझाया है कि उनकी गिनती किस तरीके से होती है। तो आप देखिए कि एक जो एमएलए होता है उस एमएलए का वोट का मूल्य क्या होता है। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रतिनिधि के वोट का एक मूल्य होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई एमएलए वोट दे तो उसके वोट की गिनती 1 वोट के रूप में की जाए, ऐसा नहीं होता है। सामान्य चुनाव में ऐसा होता है कि हम 1 वोट डालते हैं तो हमारे 1 वोट के एक मत का जो मूल्य होता है वो 1 ही काउंट होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सन 1971 की जनगणना के आधार पे इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया हुआ है कि उस राज्य की क्या आबादी थी 1971 में, उसकी आबादी में 1000 का भाग देकर और उसे हम गुणा करते हैं उस राज्य के विधायकों की संख्या से, तब एक एमएलए के मत का मूल्य निकल करके आता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि मान लो किसी स्टेट की जो आबादी है, किसी स्टेट की जो जनसंख्या है, जनगणना जो है वो है 40,65,698, और तो उसमें हम भाग देंगे 1000 का, और अगर वहाँ 70 सदस्यों वाली विधानसभा है तो उस एक एमएलए के वोट का मूल्य निकल करके आएगा 58। यानी अगर एक एमएलए राष्ट्रपति को वोट देता है तो उसके मत का मूल्य यहाँ 58 डिसाइड होगा। उसी प्रकार जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, संसद के किसी भी सदन के सदस्य होते हैं जो चुनाव जीत करके आते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं, तो जो निर्वाचित होते हैं उनके वोट का वैल्यू अलग होता है। उनके वोट का वैल्यू होता है
कि प्रत्येक विधानसभाओं से जो एमएलए चुन करके आए हैं, उन सभी जो एमएलए चुन करके आए हैं, उन सबके मतों का जो कुल मूल्य है, उस कुल मूल्य में कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या जो अभी अपन ने देखी थी 776, यानी 543 लोकसभा का और 233 अपने राज्यसभा का, इन दोनों की जो संख्या है, उन दोनों की संख्या का योग 776, उसको अपन भाग देते हैं, तब निकल कर के आता है 708, यानी कि एक एमपी के वोट की वैल्यू इस चुनाव में होगी 708। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट की वैल्यू जनप्रतिनिधि की एक नहीं होती है, उसके वोट की वैल्यू अलग अलग डिसाइड होती है। देखिए ऐसा क्यों किया जाता है कि विधायक के वोट का अलग मत निकलता है और संसद के सांसद के मत का अलग वैल्यू निकलता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि उस राज्य की जनसंख्या और उस राज्य की जनसंख्या में 70 से उसे डिवाइड, यानी कि उसकी विधानसभाओं की संख्या कितने, उसे डिवाइड करके 1000 से गुणा किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अप्रत्यक्ष तौर पे, या अपन समझ सकते हैं प्रत्यक्ष तौर पे, क्योंकि वो आम जनता के प्रतिनिधि हैं, आम जनता ने अपने मत का प्रयोग करके उन्हें चुना है, तो इसलिए सभी के मत का मूल्य समान रखने के लिए, और ऐसा महसूस हो, संविधान विशेषज्ञों ने ऐसा समझा कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ मत का प्रयोग हो, प्रत्येक व्यक्ति की धारणा का यहाँ उसका प्रयोग हो, और वो जनमानस क्या चाहता है उस चीज को यहाँ रखा जाए, इसलिए इस प्रकार के फॉर्मूले का चयन किया गया। और संसद सदस्य जो होता है उसके फॉर्मूले का भी मतलब यही है कि देश के पूरे देश की जनगणना जो है, पूरे देश की जनसंख्या जो है, उसका जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विधायक जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको 776 से भाग देते हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में योगदान दे। हालांकि उनका योगदान नहीं होता है, लेकिन जनप्रतिनिधि उन्हीं के द्वारा ही चुने होते हैं, और इसीलिए ये संविधान विशेषज्ञों ने इसके पीछे उनकी ये मंशा थी। तो दोबारा से एक बार ब्रीफ देख लेते हैं कि देश में 4120 विधायक हैं, 776 देश के अंदर सांसद हैं, और 4896 प्रतिनिधि हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेंगे। आगे अपन बात करते हैं, इसको दोबारा से थोड़ा अपन एमएलए की बात यहाँ करें, एक बार एमएलए के तरीके से दिखाएं तो कैसे गिना जाता है एमएलए का वोट। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 1971 में उस राज्य की जनगणना कितनी थी, उसमें 1000 का भाग अपन देकर और उस राज्य के विधायकों की संख्या अपन यहाँ ज्ञात कर लेते हैं, और उससे एक वोट का वैल्यू निकलता है। यहाँ उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य की जो है गणना हमने आपको करके दिखाई है। तो उत्तर प्रदेश की अपन यहाँ बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8,38,49,905 ये वहाँ की जनसंख्या है, और उसमें 1000 का भाग देकर और 403 वहाँ पे क्या है अपने एमएलए हैं 403। तो उससे अगर अपन इसको निकालते हैं इस फॉर्मूले से, तो एक एमएलए के मत का मूल्य यहाँ 83,824 आता है। तो इस तरीके से किसी भी स्टेट के एक एमएलए के मत का मूल्य अलग अलग होता है। तो यहाँ से अपन जो है इसको देख सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें कि एक एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट का जो है उसके वोट का मूल्य क्या होगा, ये अपन एक बार देखते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ लोकसभा के अंदर 543 जो है सांसद हैं, और ये अपने लोकसभा में, और ये राज्यसभा में 233। इनकी टोटल जो संख्या होती है, ये टोटल संख्या यहाँ होती है 776, यानी कि देश में सांसदों की संख्या 776 है, यानी विधायकों के अलावा 776 एमपी भी राष्ट्रपति को सीधे तौर पे अपना मत का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता रहा था, यहाँ अगर अपन देखते हैं तो 5,49,495 ये कुल जो एमएलए हैं देश के, उनके मतों का मूल्य है, और उसमें 776 यानी कि कुल सांसदों का हम अगर भाग देते हैं तो एक एमपी के मत का मूल्य 708 निकल करके आता है। यानी एक एमपी जब राष्ट्रपति को वोट देगा तो वहाँ एक की गिनती नहीं होगी, वहाँ 708 की गिनती होगी। ये चीज़ें थी आपके सामान्य जागरूकता के लिए, ताकि हमें पता रहे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और आम नागरिक राष्ट्रपति के चुनाव में क्यों वोट नहीं डालता है, और जनप्रतिनिधि जब वोट डालते हैं तो उनके मत का मूल्य कैसे होता है। ये सारी बात हमने यहाँ समझाई है। तो कुल मतदाताओं के वोट की वैल्यू यहाँ अगर आप देखेंगे तो
तो 10,98,903 होगी। इसको आपको ध्यान में रखना है कि कुल जो वैल्यू है और उसमें 51% मत जो हैं वो किसी प्रत्याशी को जब मिलते हैं तो वो वहाँ चुनाव जीत जाता है। तो इस तरीके से ये मतों की वैल्यू निकल करके आती है दोनों ही तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखें अपन अपने राष्ट्रपति के बारे में। अब अपन बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में जो प्रमुख उम्मीदवार हैं, जो एनडीए की जो उम्मीदवार हैं जिनका द्रौपदी मुर्मू नाम है, उनके बारे में अब संक्षिप्त परिचय अपन उनका देखते हैं। तो नाम इनका आपको ध्यान है, द्रौपदी मुर्मू। इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को, यानी कि कल के ही दिन इनका जन्मदिन था। और उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में एनडीए ने देर रात, एनडीए के जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने देर रात जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके नाम की आधिकारिक घोषणा की। इनकी उम्र 64 साल इनकी उम्र हो चुकी है और इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ। इनका गृह नगर मयूरभंज और ये उड़ीसा में है। और जो द्रौपदी मुर्मू है, ये इनसे पहले इन्हें उड़ीसा उसमें झारखंड की इन्हें गवर्नर बनाया गया था और झारखंड की ये पहली महिला गवर्नर बनी थी। और उड़ीसा की भी ये पहली महिला हैं जिन्हें किसी राज्य के अंदर गवर्नर बनाया गया था। तो आगे बात करते हैं। इनके पिता का नाम बिरांची नारायण टुडू और इनके पति का नाम श्यामचरण मुर्मू और इनके एक पुत्री है, एक बेटी है जिसका नाम इतिश्री मुर्मू है। इनकी शिक्षा कला वर्ग से इन्होंने स्नातक किया है, ग्रेजुएशन किया हुआ है इन्होंने आर्ट से। इसके बाद इन्होंने आगे पढ़ाई नहीं करी। उसके बाद ये एक मूलतः जो है अपना शिक्षक के रूप में इन्होंने अपना कार्य किया और फिर उसके बाद ये राजनीति में प्रवेश इन्होंने किया। वो बातें अपन आगे करेंगे। ये इनका जो कॉलेज था जहाँ से इन्होंने कला स्नातक की, वो रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर इन्होंने अपनी पढ़ाई की। आगे अपन बात करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल क्या रहा। थोड़ा सा ब्रीफ अपन यहाँ कर रहे हैं कि ये 2000 से लेकर 2009 तक ये एमएलए चुनी गई। रायरंगपुर जगह है अपने उड़ीसा में, वहाँ से ये एमएलए रही। इससे पहले इन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा था और ये पार्षद के चुनाव में जीत गई थी। और पार्षद के चुनाव से पहले ये मैंने पहले आपको बताया, ये एक शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया। यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बन जाती हैं, क्योंकि पूर्णतः संभावना है कि ये देश की राष्ट्रपति बनेंगी, क्योंकि एनडीए जो है बीजेपी के बहुमत वाला जो दल है एनडीए, उसके पास पूर्णतः बहुमत है जो आसानी से इनको राष्ट्रपति जो है ये आसानी से बन जाएंगी, इसमें कोई दुराई नहीं है। संभवतः ऐसा ही होता है कि जब किसी भी दल के पास पूर्णतः सीटें होती हैं और केंद्र में उसकी सरकार होती है और विभिन्न राज्यों के अंदर भी उनकी काफ़ी राज्यों में अगर उनकी सरकार होती हैं तो वो दल जो है राष्ट्रपति को आसानी से चुनाव जितवा देता है। तो आगे अपन बात करें कि, और मैं आपको बता रहा था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद ये पहली राष्ट्रपति होंगी जो शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, जिनका संबंध शिक्षा से रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को भी हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को। उसके बाद बात करते हैं कि 6 मार्च 2002 से लेकर 16 मार्च 2004 तक, यानी कि लगभग 2 साल तक ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंदर ये मिनिस्टर रही हैं और इनके पास अलग अलग तरह के चार्ज थे। एक बार ये पशुपालन मंत्री बनी थी और एक बार ये परिवहन मंत्री बनी थी। तो इनके पास में 2 तरह के चार्ज थे, इंडिपेंडेंट चार्ज इनको दिया गया था। उसके बाद इन्हें 18 मई 2015 को और 12 जुलाई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक झारखंड के 9वें गवर्नर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये गवर्नर बनी, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये पहली महिला आदिवासी गवर्नर थी और अब ये जब देश की राष्ट्रपति बन जाएंगी तो भी ये देश की पहली महिला गवर्नर, पहली महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी आदिवासी वर्ग से जो संबंध अपना रखती हैं। और 21 जून 2022 को इन्हें देश के राष्ट्रपति के लिए एनडीए ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बना दिया है, जिसका नॉमिनेशन अब आगामी समय में पार्टी अपने स्तर पे करेगी। इसके बाद अपन आगे बात करें तो ये देश के प्रधानमंत्री के साथ इनका एक फ़ोटो है और उसके बाद इस पर थोड़ा सा हमने और इसका ब्रीफ रखा है। तो ये है कि लगभग इनकी उम्र अभी 64 ईयर हो गई है। 20 जून 1958 को इनका जन्म मयूरभंज जिले के अंदर हुआ, उड़ीसा के अंदर इनका जन्म हुआ
और मैं आपको पहले बता रहा था इनके करियर की शुरुआत शिक्षक से हुई, यानी यह शिक्षक थी और शिक्षक से फिर बाद में इन्होंने राजनीति के अंदर प्रवेश किया और राजनीति में ये सबसे पहले पार्षद चुनी गई 1997 में, यानी कि 1997 में इन्होंने सबसे पहले पार्षद का चुनाव जीता। उसके बाद बात करते हैं कि रायरंगपुर सीट से ये 2 बार भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही और 1 बार ये मंत्री रही और उस मंत्री पद के कार्यकाल के दौरान 2 अलग अलग विभागों का इनको कार्यकाल दिया गया अलग अलग। ये पहले परिवहन मंत्री थी, उसके बाद इनको पशुपालन मंत्री बनाया गया और उसमें वाणिज्य परिवहन विभाग में स्वतंत्र प्रभाग की ये मंत्री रही। उसके बाद 2002 से 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन इसमें विकास राज्य मंत्री रही, इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास था। सन 2006 से 2009 तक ये उड़ीसा में ही भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जनजाति मोर्चा यानी एसटी मोर्चा की इनको अध्यक्ष बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी में को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अब उड़ीसा में 2007 में उड़ीसा की विधानसभा ने इनको अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए और अपने एक विशेष क्राइटेरिया में इनको आने के कारण इनको नीलकंठ अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया उड़ीसा की विधानसभा के अंदर सन 2007 में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक शिक्षक, उसके बाद में पार्षद जो कि सबसे छोटी कड़ी होती है और उसके बाद में ये जब विधानसभा में ये इन्होंने अपना कार्यकाल किया तो विधानसभा के अंदर भी इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया जिसकी वजह से इन्हें नीलकंठ अवार्ड से सम्मानित वहाँ की विधानसभा में किया गया। उसके बाद 18 मई 2015 से 18 मई 2020 तक ये झारखंड की पहली महिला और आदिवासी गवर्नर रही और उसके बाद उड़ीसा की ये पहली महिला, इनके नाम एक और रिकॉर्ड बन गया कि ये उड़ीसा की पहली महिला नेता है जिसे गवर्नर बनाया गया और अब इन्हें राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया गया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एग्जाम नगर के YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब अगले वीडियो के लिए आप अपन विदा लेते हैं और कुछ समय बाद एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।